अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में कि कैसे पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया गया था और पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल क्यों कहा जाता है। आज हम डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो अटैम्प्ट्स की गई थी, यानी कि डोब्रीनियर के ट्राई-एड्स पेश किए गए थे, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स यानी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स उसने पेश किए थे, और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी करना क्यों चाहते थे केमिस्ट? विद द डिस्कवरी ऑफ द पीरियोडिक टेबल द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन एलिमेंट्स इज रिड्यूस्ड टू स्टडी ऑफ ए फ्यू ग्रुप्स। जो केमिस्ट थे वो इसलिए पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर करना चाहते थे ताकि जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की उन्हें वो स्टडी नहीं करनी पड़े, बल्कि जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जब वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे तो वो ये कह सकेंगे कि अगर इस एलिमेंट की ये प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये एग्जैक्ट इसी तरह का जो एलिमेंट है जो कि सेम ग्रुप से बिलोंग करता है उसकी भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी। इस तरह से उन्हें हर एक एलिमेंट को स्टडी नहीं करना पड़ेगा। We will describe various attempts which were made to classify the elements into a tabular form. अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अटैम्प्ट जो कि की गई थी केमिस्ट ने की थी ताकि वो पीरियोडिक टेबल में यानी कि अरेंज कर सकें, यानी कि टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकें एलिमेंट्स को, ताकि वो इजीली इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकें। फर्स्टली हम स्टडी करेंगे डोब्रीनियर के ट्राई-एड के बारे में। तो डोब्रीनियर एक जर्मन केमिस्ट था जिसने रिलेशनशिप बयान किया था एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स जिनको हम ट्राई-एड कहते हैं। बेसिकली जो डोब्रीनियर ने जो अपना एक ट्राई-एड दिया था, ट्राई-एड के में उसने ना यानी कि 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए थे कि ये बहुत सारी यानी कि एलिमेंट्स के 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए थे, और उसने ये कहा था कि जो एटॉमिक मैसेज हैं इनके वो उसकी बेस पे यानी कि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। वो कैसे रिलेट करते हैं? इन दीज ग्रुप्स, इन ग्रुप में the central or middle element had atomic mass average of the other 2 elements। उसने ये कहा था कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं उनके जो यानी कि पहला और तीसरा एलिमेंट है, जब हम उनके मैसेस को, उनके एटॉमिक मैसेस को सम करेंगे और उसका एवरेज लेंगे यानी कि 2 पे डिवाइड करेंगे, तो जो दरमियाना एलिमेंट है वो उसका एटॉमिक मैस उन दोनों के एटॉमिक मैस के एवरेज के बराबर आएगा। वन ट्राई-एड ग्रुप एग्जाम्पल इज दैट ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की, यानी कि कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 और बेरियम का है 137। जब हम 40 और 137 का सम करते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पे, तो हमारे पास जो एटॉमिक मास आता है वो मिडल एलिमेंट के बराबर आता है, जो कि है स्ट्रोंशियम 88, यानी कि 40 प्लस 137 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 88। The atomic mass of strontium is the average of the atomic masses of calcium and barium। यही बात वो करें कि जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है वो बेरियम और कैल्शियम के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर है। ओनली ए फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज्ड इन दिस वे। लेकिन ये जो वे थे इसमें बहुत ही कम एलिमेंट्स को हम अरेंज कर सकते थे। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस, और इसी वजह से इस क्लासिफिकेशन ने वाइड एक्सेप्टेंस हासिल नहीं की, क्योंकि बहुत ही कम एलिमेंट्स को हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे कुछ ट्राई-एड्स दिए गए हैं, यानी कि तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए हुए हैं, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अब देखें लिथियम का 7 है और पोटाशियम का 39 है। जब हम इन दोनों का सम करते हैं, ये देखें जब हम इन दोनों का सम कर रहे हैं 7 और 39, इन दोनों का हमने सम किया है यहाँ पे, और जब हम डिवाइड करते हैं 2 पे तो वो 23 के यानी कि सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर आ जाता है। इस तरह से ये अभी मैंने पहले आपको डिस्कस किया है, कैल्शियम और बेरियम को जब हम सम करते हैं, ये देखें 40 और 137, 40 और 137 के जब सम करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 2 पे, तो वो एग्जैक्टली स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के बराबर आ जाता है, जो कि है 88.5। ओके, अब यहाँ पे एक तीसरी एग्जांपल दी हुई है जो कि है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। क्लोरीन का है 35.5 और आयोडीन का है 127। जब हम इन दोनों के एटॉमिक मैसेज को सम करते हैं, ये देखें सम करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 पे, तो ये हमारे पास आ जाता है 81.25 के, जो कि तकरीबन ब्रोमीन के एटॉमिक मास के बराबर है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको कुछ ज़्यादा वाइड एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, क्योंकि ये बहुत ही कम एलिमेंट्स थे जिनको हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते थे। तो उसके बाद न्यूलैंड आया। न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किए। न्यूलैंड ने क्या कहा?
न्यूलैंड ने ये कहा कि आफ्टर सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स बाय कैनिज़ारो इन 1860, कैनिज़ारो ने 1860 में एटॉमिक मैसेज को करेक्टली डिटरमाइन कर लिया था। और उस तो जब उसने करेक्ट डिटर्मिनेशन कर ली एटॉमिक मैसेज के डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो उसके बाद ये अटैम्प्ट दोबारा से की गई थी कि किसी तरह से इन एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करें। और अब न्यूलैंड ने क्या किया, वो एक ब्रिटिश केमिस्ट था, उसने 1864 में अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। ये देखें, ये उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, बट डिफाइन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसने ये नोट किया कि देयर वाज ए रिपीटिशन इन ए केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिपीटिशन है हर एट्थ एलिमेंट की, इफ़ दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। उसने ये बात की कि जब हम एटॉमिक मैसेज के इंक्रीज होने की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो जो हर एट्थ एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं, यानी कि उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और उसने इसको कंपेयर किया म्यूज़िकल नोट्स से। हिज वर्क कुड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन, और उसको ज़्यादा रिकॉग्निशन इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए कोई स्पेस बाकी नहीं छोड़ी। दी नोबल गैसेज वर आल्सो नॉट नोन एट दैट टाइम, और जो नोबल गैसेज थी वो भी उस वक्त नहीं जानी जाती थी, तो इसको इसलिए कोई वाइड एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। अब यहाँ पे देख लें, ये सा रे गा मा पा दा नी, ये बेसिकली म्यूज़िकल नोट्स हैं। उसने कंपेयर किया था कि यानी कि हम म्यूज़िकल नोट्स की बेसिस पे ना इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ये देखें, ये सारे ये म्यूज़िकल नोट्स दिए हुए हैं। अब ये देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और इसने इस तरह से कहा था कि जो हर एट्थ एलिमेंट है ना, उसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये देखें, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो गया, ये न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। और इसने यानी कि ये देखें, स्पेस तो नहीं छोड़ी हुई बिल्कुल भी, यहाँ तक उसने जिरकोनियम तक उसने एलिमेंट्स के को बस दे दिया कि बस यही है। अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी की तरफ, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की तरफ, क्योंकि मेंडलीव वो पहला बंदा था जिसने ये बेसिकली बताया, पीरियोडिकली सही अरेंज किया था, यानी कि एक तरह से पीरियोडिक शेप उसने दी थी, कि टेबल की शेप दी थी, टेबुलर फॉर्म में आ गए थे एलिमेंट्स। तो जो मेंडलीव था वो एक रशियन केमिस्ट था, और मेंडलीव ने अरेंज की नॉन एलिमेंट्स। उस वक्त 63 एलिमेंट्स नॉन थे, उसने उनको उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया हॉरिजेंटल रोज में, और उन हॉरिजेंटल रोज को कहा जाता है पीरियड्स। और जो ये एलिमेंट्स थे, जब हम जो कि हॉरिजेंटल रोज में यानी कि अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के बेस पे जब अरेंज हो गए, तो ये एलिमेंट जो थे, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब इनको हम वर्टिकल कॉलम्स में देखते हैं तो उनके वर्टिकल कॉलम्स में इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये उसने पीरियड्स भी बताए, और यहाँ पे उसने यानी कि ग्रुप्स भी बनाए जो कि वर्टिकल कॉलम्स थे। दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। अब बेसिकली उसने एक अच्छी सी पीरियोडिक टेबल पहले दे दी थी। ही पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट्स ऑफ हिज वर्क इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ, और उसने पीरियोडिक लॉ भी दिया। और उस पीरियोडिक लॉ ये स्टेट करता है कि जो हर एलिमेंट है ना, हम उसको इस तरह से एटॉमिक मैसेज के इंक्रीज होने की बेसिस पे अरेंज करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना उन एलिमेंट्स की, वो उनकी पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज के। यानी कि अब ये देखें, पीरियोडिकली अगर देखें तो 8 के बाद अगर एलिमेंट आ रहा है तो वो उसकी यानी कि पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक मैसेज के, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। Although Mendeleev periodic table was the first ever attempt to arrange the elements, yet it has a few demerits in it. Although जो मेंडलीव की periodic table थी वो एक बहुत ही अच्छी अटैम्प्ट थी जो कि एलिमेंट्स को अरेंज कर रही थी एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में, और एक periodic टेबल का व्यू दे रही थी, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। यहाँ से इसकी लिमिटेशंस बताई गई हैं। हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ये जो उसकी पीरियोडिक टेबल थी ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को नहीं बता रही थी। अब वो कैसे एक्सप्लेन नहीं करी थी, अगर आप देखें तो एटॉमिक मैसेज जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। अब जो न्यूट्रॉन का मैस होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन होता है। तो अब जब आइसोटोप्स में तो न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो जब न्यूट्रॉन बढ़ते हैं तो मैस सेम तो नहीं रह जाता। अगर फॉर एग्जांपल क्लोरीन के 3 आइसोटोप्स हैं, उसके अंदर अगर न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इसी तरह से उसका मैस भी तो बढ़ेगा ना। तो उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया कि ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, कि ये आइसोटोप्स को हम कैसे अरेंज करेंगे इस पीरियोडिक टेबल में।
एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज, और उसने कुछ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उसने कुछ एलिमेंट्स के को उनके एटॉमिक मैसेज के बेसिस पे सही तरह से अरेंज नहीं किया था, यानी कि उनके ऑर्डर चेंज होना चाहिए था, यानी कि जो एटॉमिक मैस अगर किसी का ज़्यादा है तो उसे बाद में आना चाहिए था, और जिसका एटॉमिक मैस कम है उसको पहले आने चाहिए था। लेकिन जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम कोबाल्ट और निकल का देखें तो कोबाल्ट का ज़्यादा है एटॉमिक मैस, जबकि निकल का कम है। लेकिन इसके पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट को पहले रखा हुआ है और निकल को बाद में। इसी तरह से अगर हम देख लें तो अगर ये टीन और ये एंटीमनी, अब देखें तो इसका 119 एटॉमिक मैस है, इसको उसने पहले रख दिया है, और एंटीमनी जिसका कम है यानी कि 112 है उसको उसने बाद में रख दिया है। इसी तरह से आप टेलेरियम और आयोडीन का देख लें तो आयोडीन का 127 यानी कि कम है तो पहले आना चाहिए था आयोडीन को, जबकि टेलरियम का 128 है, इसको बाद में आना चाहिए था। लेकिन इसकी पीरियोडिक टेबल में यानी कि इनके सही ऑर्डर नहीं दिया गया था इनके एटॉमिक मैसेज की बेसिस पे। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में, जिसकी वजह से ये सजेस्ट किया गया था कि जो एटॉमिक मैसेज हैं एलिमेंट के, उसको एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक बेस के तौर पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक फॉर्म में अरेंज करने के लिए कोई और चीज़ होनी चाहिए जो जिसको वो बेस बनाए, और वो इजीली उसको फिर पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर लें, जो यानी कि इससे ज़्यादा वैलिड हो। क्योंकि अगर आप ये देखें तो ये एलिमेंट्स तो एटॉमिक मैसेज के बेस पे इस तरह से तो अरेंज नहीं होते, क्योंकि इनका ऑर्डर से वाइज वो सही नहीं आ रहे। तो ये सारी हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि हमने डोब्रिनियर के ट्राइएट के बारे में पढ़ा, न्यूलैंड के ओक्टेव्स के बारे में पढ़ा, देन हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा। हम फर्दर पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर ये लिमिटेशंस होने की वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया गया था, और वो किस बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया था। दैट वाज विल ऑल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।